अरस्तु प्लेटो के समान ज्ञान के एकीकरण में विश्वास करता है, लेकिन वह प्लेटो के समान यह विश्वास नहीं करता कि सारा ज्ञान जो है वह समान मान्यताओं पर आधारित है। अरस्तु ने ज्ञान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: उत्पादक, व्यावहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान। उत्पादक विज्ञान का संबंध वस्तुओं के निर्माण से है, यानी क्रिएटिविटी से है, सृजनात्मकता से है। इसलिए कला, साहित्य, न्याय जैसे विषय उत्पादक विज्ञान से वह संबंधित मानता है। दूसरा जो ज्ञान की श्रेणी है वह है व्यावहारिक ज्ञान या बिहेवियरल साइंसेस। बिहेवियरल साइंसेस में वो सारे साइंसेस आते हैं जिसमें समाज के अंदर रहते हुए व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों का निर्धारण या नियमन जिस ज्ञान से होता है वह व्यावहारिक विज्ञान होता है। इस तरह से वह राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र जैसे विषयों को जिन्हें आज हम सोशल साइंस कहते हैं उनको बिहेवियरल साइंस कहता है। और तीसरा जो विज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान है, थ्योरेटिकल साइंसेस है, जिसमें तर्क के आधार पर सच्चाई की खोज की जाती है। वह गणित और पदार्थ विज्ञान जिन्हें आज प्योर साइंस हम कहते हैं उनको वह सैद्धांतिक विज्ञान की श्रेणी में रखता है। इसके साथ साथ अरस्तु ने परिवार का सिद्धांत भी दिया। अरस्तु के दर्शन में परिवार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है और वह यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह परिवार से ही होती है। वह राज्य को वह स्वयं को बनाए रखने के लिए, प्रजनन और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार को आवश्यक मानता है। वह पॉलिस या राज्य के लिए परिवार धन पैदा करता है और परिवार ही वह संस्था है, प्राथमिक संस्था है जो अच्छे नागरिक बनाने के लिए संस्कार देता है। इस परिवार की संरचना का जिक्र करते हुए अरस्तु ये कहता है कि परिवार का मुखिया एक स्वामी होता है और वह स्वामी जो है वह राज्य और परिवार के बीच की योजक कड़ी होता है। वह स्वतंत्र नागरिक होता है जो राज्य के कार्यों में भाग लेता है, यानी मतदान देना हो, वोट देना हो या शासन के कार्यों में भाग लेना हो तो परिवार का प्रतिनिधित्व उसका स्वामी करता है। स्वामी परिवार की संपूर्ण संपत्ति का मालिक होता है। वह पति की हैसियत से पत्नी पर, पिता की हैसियत से संतानों पर, बच्चों पर और मालिक की हैसियत से दासों पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार अरस्तु की नज़र में पत्नी, बच्चे और दास स्वतंत्र नहीं है, वे स्वामी पर, परिवार का जो मालिक है, मुखिया है, उस पर निर्भर होते हैं और इसीलिए वो नागरिक नहीं है। नागरिक अरस्तु की नज़र में वे हैं जो स्वतंत्र हैं, जो स्वयं अपने निर्णय ले सकते हों, लेकिन पत्नी, बच्चे और दास ये अपनी निर्णयों के लिए परिवार के स्वामी पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है और चूंकि वह स्वतंत्र नहीं है इसलिए वे नागरिक भी नहीं है। परिवार स्वामी, पत्नी, बच्चों और दासों से मिलकर के बनता है और यदि कोई वृद्ध माता पिता हैं जो स्वयं अपने कार्य नहीं कर सकते हैं और वे उस स्वामी पर निर्भर हैं तो वे भी उस परिवार के अंग होंगे। परिवार का जो चौथा अंग है, दास जो है, वह हासिल की गई वस्तु है, क्योंकि ये वो समय था, अरस्तु का समय, जब दासों को खरीदा बेचा जाता था। तो दासों को या नौकर जिसे आज हम कहते हैं, गुलाम जिसे हम कहते हैं, उनको स्वामी खरीदता है। चूँकि वह खरीदता है अपनी संपत्ति से इसलिए वो उनका मालिक है। परिवार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए खुशी का स्रोत है, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों में एक नैसर्गिक मित्रता होती है। प्लेटो की तरह अरस्तु भी ये मानता है कि विश्व की जो संरचना है वो स्तरीकृत है, वो पिरामिडिकल है, जिसमें हर शक्तिशाली व्यक्ति अपने से नीचे कमज़ोर पर शासन करता है। हर स्तर पर एक व्यक्ति है और उसके नीचे जो व्यक्ति होते हैं, तो ऊपर जो है वो शक्तिशाली है और कमज़ोर नीचे होता है। तो जो शक्तिशाली है, यानी इस पिरामिडीय संरचना में जो ऊपर बैठा है वह अपने से नीचे वाले पर शासन करता है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने माना कि पुरुष शक्तिशाली है और स्त्री कमज़ोर है, इसलिए पुरुष स्त्री पर शासन करता है। वह ये कहता है कि पुरुष की शोभा आदेश देने में है, जबकि स्त्री की शोभा उसके पालन करने में है। अरस्तु के मत में स्त्री जो है वह अपूर्ण पुरुष है, वह अनुत्पादक पुरुष है, वह उत्पादन की प्रक्रिया में कोई अपनी भागीदारी नहीं निभाती है। पुरुष अपनी प्राकृतिक
क्षमताओं के कारण से, अपनी विशेष क्षमताओं के कारण से ताकतवर है और विवाह में उसकी स्थिति जो है वह प्रभुत्वकारी है। स्त्री केवल लैंगिक प्रजनन और घर संभालने के लिए है। उसका कहना है कि नम्र चुप्पी स्त्री का आभूषण है। स्त्री का अधिकांश समय बच्चों के पालन पोषण में जाता है, इसलिए उसके पास सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का समय नहीं होता, अवकाश नहीं होता। अतः स्त्री की भूमिका समाज में परंपरागत रूप से बच्चों का पालन करने और घर की देखभाल करने की है। रूसो ने भी अपनी पुस्तक एमिल में कुछ इसी तरह के विचार दिए। इस प्रकार जब स्त्री के संबंध में हम अरस्तु के विचारों को देखते हैं तो यहाँ पर अरस्तु बिल्कुल अनुदार है, कंजर्वेटिव है, और वह अन्य विचारों में भले ही उदार हो, लेकिन अरस्तु स्त्रियों के संदर्भ में जो है उसकी परंपरागत भूमिका, जो घर के अंदर उसकी भूमिका है, जो बच्चे पालन पोषण और घर संभालने की उसकी परंपरागत भूमिका है, उसका वह पक्ष लेता है। और वह ये कहता है कि स्त्रियां जो है वह सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए समय नहीं रखती है, इसलिए उसके लिए उन्हें अवकाश नहीं है, इसलिए स्त्रियों को वह अधिकार नहीं देता है जो प्लेटो ने शासन में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों को दिया है। अरस्तु स्त्रियों को उस अधिकार से वंचित करता है। वह विवाह की आदर्श आयु पुरुष के लिए 37 और महिला के लिए 17 वर्ष मानता है, यानी महिला और पुरुष में विवाह के लिए 20 वर्ष का अंतर होना चाहिए। थैंक यू।